हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमारी 10,000 प्लस जीके की क्वेश्चन की सीरीज का आज हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड को हमने यूट्यूब पर अपलोड कर लिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आई होप कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस सीरीज के जितने भी आगे आने वाले वीडियो है वो सारे वीडियो आपको पसंद आएंगे और सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारी दूसरी क्लास की। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का आविष्कार किसने किया? तो शुष्क सेल यानी कि जिसको लेक्लांसी सेल बोलते हैं, उसका आविष्कार जी लेक्लांसी ने किया। सेल की बात आती तो हमें एक क्वेश्चन हमारा हमेशा पूछा जाता है, एक एनोड और कैथोड क्या होता है उसके अंदर। एनोड यानी कि जो धनात्मक सिरा होता है उसको एनोड कहा जाता है और जो सेल का ऋणात्मक सिरा होता है उसको कैथोड कहा जाता है। और जो लेक्लांसी या शुष्क सेल होता है उसका एनोड जो है वो जिंक का बना होता है और जो कैथोड जो होता है वो कार्बन का बना होता है। और उसके अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है यानी कि जो पदार्थ डाला होता है वो क्या होता है, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड होता है। बात करें इसके वोल्टेज की तो ये बहुत ही कम वोल्टेज वाला होता है, यानी एक सवा से लगभग 1.5 वोल्टेज का इसका विभवांतर होता है। और उसके साथ ही आप लोग याद रखेंगे इसका जो यूज है वो टॉर्च, रेडियो आदि में किया जाता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा है? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया जो है वो शेरशाह ने रखा है। साथ ही भारतीय रुपयों से रिलेटेड आपको याद रखना है कि जो वर्तमान डिजाइन है, जो हमारा वर्तमान चिन्ह है, इसको उदय कुमार ने डिजाइन किया था। उसके साथ ही भारतीय रुपयों के बारे में और बात ध्यान रखनी है कि भारतीय रुपये में वर्तमान हम जो गांधी जी की तस्वीर देखते हैं उससे पहले हमारे रुपयों पर अशोक स्तंभ की चित्र हुआ करता था। और भारत आजाद होने से पहले हमारे भारत के नोट पर जो है वो जॉर्ज पंचम का चित्र हुआ करता था। और 1969 में अशोक स्तंभ को हटाकर महात्मा गांधी का चित्र कर दिया गया। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। और अस्त होते सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है? वो ब्रिटेन को कहा जाता है। साथ ही जापान का एक शहर है जिसका नाम है ओसाका, उसको पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका जापान को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है और पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। जापान के प्रधानमंत्री की बात करें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। और फूमियो किशिदा से पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई थी 2023 में, उनको 2021 में भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार जिसको पद्म विभूषण कहते हैं उससे सम्मानित किया गया था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है हमारे। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं? पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत के जो टोटल पड़ोसी देश है वो 7 पड़ोसी देश है, जिनमें सबसे ज्यादा सीमा भारत किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। और भारत के टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, जिसमें है आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है और मुद्रा टका है। बांग्लादेश का नेशनल गेम कबड्डी है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, जिसको भारत के एक इतिहासकार या भारत के एक बहुत ही बड़े साहित्यकार जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने लिखा था। और वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो वो शेख हसीना है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेनें भी चलती है, जिसका नाम, एक का नाम मैत्री एक्सप्रेस है और एक का नाम बंधन एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? जियो और जीने दो का नारा दिया था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थकर में आपको पहला, दूसरा और अंतिम 2 23वें और 24वें तीर्थकरों के नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। पहले ऋषभदेव है, दूसरे अजीतनाथ है, 23वें पार्श्वनाथ है और अंतिम कौन है? महावीर स्वामी है। इनके प्रतीक चिन्ह कई बार दोस्तों क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी, पार्श्वनाथ का सांप और महावीर स्वामी का सिंह यानी कि शेर है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पाकिस्तान देश में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू है। और बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से
अलग हुआ था। राजधानी इस्लामाबाद है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की मुद्रा की बात करें तो रुपया है, यानी कि पाकिस्तानी रुपया है। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? लियाकत अली खान बने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत आजाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान में अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। एक 1948 में हुआ है, एक 1965 में हुआ है, एक 1971 में हुआ है जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, और एक 1999 में हुआ है जिसको हम लोग कारगिल का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। और उदयपुर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो शीशे और जस्ते की प्रसिद्ध खाने हैं जिनको हम लोग जावर की खाने कहते हैं, शीशे जस्ते की, इन ये खाने जो है उदयपुर जिले के अंदर ही स्थित है। उसके साथ में उदयपुर जो है बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल भी है। कौन कौन से? पिछोला झील, उसके साथ मोती मगरी याद रखेंगे, सिटी पैलेस, उसके साथ सहेलियों की बाड़ी, जग मंदिर महल, ये सब पर्यटक स्थल जो है वो उदयपुर में है। जयसमंद झील है, पिछोला झील है, ये झीलें भी उदयपुर में है, इसलिए जो उदयपुर के अंदर कई झीलें हैं, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल चंदन की। लाल चंदन की लकड़ी जो है जिसका उपयोग वाद्य यंत्र, फर्नीचर और औषधियों को बनाने में किया जाता है, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। साथ ही कर्नाटक के संबंध में आप याद रखेंगे, कर्नाटक की जो कोलार और हम्पी की खान है, जहां से सोने का उत्पादन होता है, और भारत के अंदर सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। और खाने कौन सी है? कोलार और हम्पी की खान है। साथ ही कॉफी और रेशम के उत्पादन के मामले में भी भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जिसको हम लोग अशोक स्तंभ बोलते हैं, या अशोक स्तंभ में कितने शेर है? 4 शेर है। अशोक स्तंभ को जो है संविधान में दर्जा कब दिया गया भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का? तो 26 जनवरी 1950 को अशोक चिन्ह को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया। अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में मिला, इसलिए हम लोग सारनाथ का अशोक स्तंभ भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट की है। साथ ही याद रखेंगे इसके अंदर जो है ये एक उल्टे कमल के आधार पर है, आधार पर बनाया हुआ है। और इसके ऊपर जो है 4 प्रकार के जानवर, यानी कि घोड़ा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जानवर जो है नहीं है? घोड़ा, बैल, हाथी और शेर, इन जो है जानवरों के चित्र अंकित है। और बीच में जो है चक्र भी है जिसको हम लोग धर्म चक्र या अशोक चक्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो हिंदू शब्द जो है सबसे पहले भारत के लिए अरबों ने किया। उसके साथ ही भारत के अन्य नामों में आप लोग याद रखेंगे कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नाम से आप क्या समझते हैं? तो भारत के कई अन्य नाम है, जैसे जम्बू द्वीप है, आर्यावर्त है जो भारत का सबसे प्राचीन नाम है, आर्यावर्त है, भारत खंड, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, हिमवर्ष, ये सारे के जरिए। एक और पूछा जाता है अजनाब वर्ष, ये भी भारत का ही नाम है। ये सारे भारत के ही प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। और उसके साथ दोस्तों आप लोग याद रखेंगे मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व दोस्तों इंग्लैंड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है जोसेफ मैजिनी को कहा जाता है। और इसके साथ मैजिनी ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था यंग इटली। तो यंग इटली नाम का संगठन भी मैजिनी ने बनाया था। उसके साथ पूछा जाता है कि रेड शर्ट आर्मी किसने बनाई? रेड शर्ट आर्मी भी बनाई थी, वो किसने बनाई थी? वो गैरीबाल्डी ने बनाई थी। गैरीबाल्डी ने रेड शर्ट आर्मी बनाई थी इटली के अंदर। और एक कार्बोनरी सोसाइटी थी जिसको गिवर्टी ने बनाया था दोस्तों, कार्बोनरी सोसाइटी। उसका अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के धन निष्कासन के बारे में सबसे पहले किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र गुप्ता ने। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इन्होंने 2 समाचार पत्र लिखे हैं, जिसका नाम एक केसरी था जो मराठी में था, और एक मराठा था जो इंग्लिश में था। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सदस्य बनने वाले, इनकी ब्रिटेन की संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। उसके साथ कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष रहने वाले भी दादा भाई नौरोजी है। और उसके साथ इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अरविंद घोष की बात करें तो अरविंद घोष जो है इन्होंने ओरोविल क्लब की स्थापना या ओरोविल आश्रम की स्थापना की थी, और इनके भाई थे जिनका नाम था वारिंद्र घोष। इन वारिंद्र घोष को स्वामी विवेकानंद के भाई जिनका नाम था भूपेंद्र नाथ है, तो भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र घोष दोनों को काले पानी की सजा दी गई थी। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इकबाल सम्मान जो है मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर बी से होगा, रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है। उसके साथ मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा और भी कई सम्मान दिए जाते हैं, जैसे विश्वामित्र सम्मान हो गया, कुमार गंधर्व, कबीर सम्मान और एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वो स्थानीय शासक कौन था जिसे मई 1498 में कलिकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा से मिला था? तो वास्को डी गामा से कौन मिला था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, गोवा का जो राजा था तत्कालीन, उसका नाम था जमुरीन, वो मिला था। इसके साथ आप लोग याद रखेंगे कि गोवा सबसे लास्ट में आजाद होने वाला भारत का राज्य बना है, जिसको 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया था। और इसको आजाद करवाने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, और 1987 को गोवा को भारत का राज्य बनाया गया, 25वां राज्य का दर्जा मिला। भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत प्रणाली लागू की गई? तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में लागू की। राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, और इसके बारे में इसको जो है संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक दर्जा कब मिला, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसको मिला था 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा मिला, और साथ ही इसको जो है राज्य सूची में शामिल किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था की सूची में शामिल है राज्य व्यवस्था में, राज्य सूची में, और इसको 9वीं अनुसूची में पूर्णतः समझाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया? तो देश का पहला महिला डाकघर ऑप्शन नंबर बी से होगा, इसका नई दिल्ली में स्थापित किया गया। बात करें डाक क्षेत्रों की, तो भारत के अंदर टोटल 9 डाक क्षेत्र है, और डाक व्यवस्था शुरू भारत के अंदर 1766 में हुई है, और भारत का जो पहला डाकघर बनाया गया था वो 1786 में बनाया गया था, मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि भारत के जो है योग दर्शन के प्रतिपादक कहे जाते हैं। हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अंदर टोटल 6 दर्शन है, जिनमें है एक सांख्य दर्शन है, योग, न्याय, एक वैशेषिक दर्शन है दोस्तों, एक मीमांसा, इसको लिख लें दोस्तों, और एक वेदांत दर्शन है। और इनके प्रतिपादकों के नाम भी आप लोग याद रखेंगे, इनके प्रतिपादक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल, योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पतंजलि को माना जाता है दोस्तों, न्याय दर्शन के गौतम को माना जाता है, वैशेषिक दर्शन के कणाद को मानते हैं, मीमांसा दर्शन के जैमिनी को माना जाता है दोस्तों, और वेदांत के बादरायण को जो है उनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो बाबर की पुत्री का नाम ऑप्शन नंबर ए से होगा, इसका नाम था गुलबदन बेगम। इसके साथ बाबर ने 1526 में पहली बार आक्रमण किया था भारत में, और 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1526 से लेकर 30 तक उसने टोटल 4 युद्ध लड़े, 1526 में, एक 27 में, एक 28 में और एक 29 में। और कौन कौन से? एक पहला युद्ध था उसका पानीपत, दूसरा युद्ध था इसका खानवा का युद्ध, तीसरा युद्ध था उसका चंदेरी का युद्ध, और चौथा युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध। पानीपत के युद्ध में ये इब्राहिम लोदी को हराता है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराता है, चंदेरी के युद्ध में इसने मेदनी राय को हराया, और घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने सबसे पहले तुगलगमा जो पद्धति है उसका उपयोग कहां किया? तो पानीपत के पहले युद्ध में तुगलगमा युद्ध पद्धति को इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इसके साथ कुछ और मुगल बादशाहों के मकबरों के बारे में आप लोग ध्यान रखें, जैसे बाबर का पूछ ले, तो बाबर का मकबरा
काबुल अफगानिस्तान के अंदर है। अकबर का मकबरा जो है वो आगरा के अंदर है। शाहजहां का मकबरा भी जो है वो आगरा के अंदर है। जहांगीर का मकबरा वो लाहौर पाकिस्तान के अंदर है। और बहादुर शाह जफर आपको पता है 1857 की क्रांति के समय उनको रंगून जेल भेजा गया, यानी कि रंगून म्यांमार के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने गोवा को राजा जमोरिन से छीना था। 1498 में पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है, जिस वास्को डी गामा पहली बार भारत आया, और 1510 में ही पुर्तगाली जो है वो गोवा पर शासन करने लगते हैं। पुर्तगालियों ने जो है टोटल 451 वर्षों तक जो है गोवा पर शासन किया, और 1961 में जो है गोवा पुर्तगालियों के शासन से आजाद हुआ। 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा आजाद होता है, और भारत के ऑपरेशन विजय के दौरान यानी कि भारत की सेना उसके ऊपर चढ़ाई करती है और पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकालती है। और उसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को एक पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि गोवा भारत का राज्य बनने वाला 25वां राज्य था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई, किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा। तो पुर्तगालियों ने जो है भारत के उसके साथ और भी खोजें पूछी जाती है कि वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज किसने की? तो भारत की खोज जो है यानी कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने वास्को डी गामा ने की 1498 में। उसके साथ कैप ऑफ गुड होप इसकी भी खोज जो है वास्को डी गामा ने की थी। चीन की खोज किसने की थी? मार्को पोलो ने की थी। अमेरिका की खोज इसकी कोलंबस ने की थी दोस्तों। और साथ ही अमेरिका के एक हवाई द्वीप है जहां बहुत ही ज्यादा ज्वालामुखी है, उसकी खोज की थी कैप्टन कुक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर से प्राप्त की। इसके साथ आप लोग याद रखें, अंग्रेजों ने जो भारत के अंदर पहली कंपनी बनाई थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय 1600 ईस्वी में ये बनी थी, और इन्होंने कहां बनाई थी? सूरत में बनाई थी। और इसकी अनुमति किसने ली थी? वो ली थी कैप्टन विलियम हॉकिंस ने। और कैप्टन विलियम हॉकिंस जो भारत आया था तो किस जहाज से आया था? उस जहाज का नाम भी कई बार पूछा जाता है, हेक्टर जहाज से आया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ किले के अंदर हुआ, और काशी का एक विद्वान ने इनका राज्याभिषेक किया जिनका नाम था गंगा भट्ट। इसके साथ ही शिवाजी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं वो है कोंडदेव, शिवाजी के राजनीतिक गुरु है। शिवाजी ने जो पहली विजय प्राप्त की थी वो तोरण के किले पे की थी, यानी कि तोरण का किला पहली बार जीता था 1646 के अंदर। और उसके बाद जय सिंह के साथ इनकी लड़ाई हुई, और जय सिंह के साथ इन्होंने एक संधि की थी जिसका नाम है पुरंदर की संधि। पूछा जाता है पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई है? शिवाजी को जो है वो राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी, राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। और शिवाजी को ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी को। और गुरिल्ला युद्ध इन्होंने किसके खिलाफ शुरू किया था? एक राजा था जिसका नाम था मलिक अंबर, उसके खिलाफ इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। एक विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश ऊर्जा में। कुछ अन्य यंत्रों के बारे में ध्यान रखेंगे, जैसे स्पीकर हो गया, माइक हो गया यानी कि माइक्रोफोन, मोटर हो गई विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र हो गया, या फिर सोलर सेल है, इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो स्पीकर जो है वो किसको, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जनित्र या डायनेमो जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और सोलर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन काम करते समय रबर के दस्ताने का उपयोग करता है, क्यों? रबर क्या है ऐसा? तो रबर एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर यानी कि प्रतिरोधक है, विद्युत का एक प्रकार का प्रतिरोधक है इंसुलेटर यानी कि प्रतिरोधक। चालक की बात करें, विद्युत का चालक सबसे अच्छा कौन होता है? तो सबसे अच्छा चालक चांदी होती है, और दूसरे नंबर पे होता है दोस्तों तांबा। अधातु जो है वो सारी भी विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन एक अधातु जो है विद्युत की सुचालक होती है, उस अधातु का नाम है
ग्रेफाइट दोस्तों। उसके साथ ही आप लोगों को याद रखना है विद्युत के बारे में, मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। इसके साथ इनके यंत्रों के नाम भी याद रखेंगे। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है, साथ में एक और यंत्र होता है जिसे गैल्वेनोमीटर, इससे भी विद्युत धारा मापी जाती है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है और ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप से किन्हें जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किंग निर्माता के रूप में सैयद बंधुओं को जाना जाता है। और सैयद बंधुओं में कौन कौन है? एक है सैयद हुसैन अली खान और दूसरे है सैयद अब्दुल्ला खान। इन सैयद बंधुओं को निर्माता के रूप में जानते हैं क्योंकि इन्होंने पहले फर्रुखशियर को राजा बनाते हैं। मुगल औरंगजेब के बाद जब मुगल साम्राज्य होता है उसके अंदर फर्रुखशियर जो है, फर्रुखशियर को सैयद बंधुओं ने ही राजा बनाया और फिर फर्रुखशियर की हत्या करके मुहम्मद शाह को राजा भी कौन बनाते हैं? सैयद बंधु ही बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो नवाब वजीर अवध के राजा कहलाते थे, यानी कि अवध के शासकों को जो है नवाब वजीर कहा जाता था। अवध के पहले नवाब सआदत अली खान थे, और अवध के अंतिम नवाब के बारे में आप लोग याद रखेंगे तो अमजद अली खान। अमजद अली खान थे, उनका एक पुत्र था जिनका नाम था बिरजिस कद्र, वो अवध का सबसे अंतिम नवाब था। उसके साथ आप लोग याद रखेंगे जब 1767 में बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय मीर कासिम ने लड़ा था। तो मीर कासिम की मदद की थी अवध के नवाब ने, जिसका नाम था सुजाउद्दौला नाम के अवध के नवाब ने जो है 1767 के बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की मदद की थी। अगला क्वेश्चन है किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, किसने कहा था कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि एक शेर की तरह एक दिन जीना। तो ये शब्द कहे थे टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, हैदर अली उस हैदर अली का पुत्र था। और हैदर अली इन्होंने जो है यानी कि मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए। और 4 युद्ध कब कब हुए? तो पहला युद्ध हुआ था 1767 में, दूसरा 1780 में हुआ था 1780 में, तीसरा 1790 में हुआ था, और चौथा हुआ था जो 1798 में हुआ था। और ये 4 जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें मात्र जो है मैसूर एक ही युद्ध जीता था, यानी कि हैदर अली एक युद्ध जीता था। दूसरे युद्ध में हैदर अली की जो है वो मृत्यु हो जाती है, और चौथा युद्ध में जो है वो टीपू सुल्तान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, पूछ ले कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम में जो है वो अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा जाता है, और उसके बाद अंग्रेजों ने वापस मैसूर को अपने अंडर ले लिया। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद सिरे नदाद, यानी कि मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, यानी कि अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेग बहादुर ने। तेग बहादुर के धर्म परिवर्तन न करने के कारण औरंगजेब ने जो है इनकी हत्या करवा दी थी, यानी कि इनका सर कलम करवा दिया था। उसके साथ आपको पूछा जाए कि अर्जुन देव को किसने मरवाया था, तो अर्जुन देव को मरवाने वाले कौन थे? वो जहांगीर थे। उसके बाद सिखों के बारे में आप लोग कुछ याद रखें तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु नानक हुए हैं, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। और सिखों के गुरुओं के क्रम में एक आप याद रखेंगे कि सिखों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसकी रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा था, और ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ है। और ये गुरुमुखी लिपि किसने बनाई है? वो सिखों के दूसरे गुरु जिनका नाम था अंगद, इन्होंने बनाई है। साथ ही बात पूछ ले कि स्वर्ण मंदिर किसने बनाया है, तो स्वर्ण मंदिर भी गुरु अर्जुन देव ने ही बनाया है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है? वो सिखों के चौथे गुरु जिसका नाम है गुरु रामदास, इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसको माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेंजली। वेलेंजली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है, और इसने सबसे पहले 1765 में अवध राजा यानी कि अवध को जो है अपनी सहायक संधि स्वीकार करने के लिए मनाया था।
1765 में ही बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने, क्योंकि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखें। तो लॉर्ड क्लाइव ने जो है 1765 के अंदर द्वैत शासन शुरू किया था बंगाल के अंदर, और जिसको खत्म किसने किया था, तो 1772 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग ने जो है वो द्वैत शासन को खत्म कर दिया। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में एसी की मेन आवृत्ति कितनी होती है? एसी यानी कि अल्टरनेट करंट। दो प्रकार की भारत के अंदर विद्युत आती है, सभी जगह करंट दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। एसी कौन होती है? यानी कि विद्युत धारा, जब विद्युत धारा की जो है दिशा, वो समय के साथ जब विद्युत धारा का मान बदलता है तब तो एसी है, और दिशा और समय के साथ जब विद्युत धारा का मान नहीं बदलता तो वो डीसी होती है। यानी कि जब विद्युत धारा का मान बदलता नहीं है तब वो डीसी होती है, और जब बदलता है वो कौन सी होती है? एसी होती है। और हमारे भारत के अंदर जो एसी की मेन आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। और भारत में घरेलू जो वोल्टेज होते हैं वो कितने होते हैं घरेलू विद्युत के? वो 220 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, जिसको हम लोग स्टेपिस बोलते हैं, ये है। कान के अंदर हमारे 3 हड्डियां पाई जाती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक इनकस होती है, एक मैलियस होती है दोस्तों, और तीसरी होती है स्टेपिस, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी कही जाती है। और कान का काम आपको पता है, कान जो है हमारे सुनने में मदद करता है और शरीर को जो है वो संतुलित या संतुलन बनाने का काम भी करता है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता जिसके रचनाकार चरक है, तो चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? वो है आयुर्वेद। यानी कि आयुर्वेद का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। एक सुश्रुत संहिता है, वो भी आयुर्वेद से संबंधित है, लेकिन वो शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी से संबंधित सबसे बड़ा ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से और बन सकता है कि चरक जो है वो कनिष्क के एक दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राज तरंगिणी जिसके लेखक है कलहण, और कलहण जो है वो एक लोमार वंश का एक राजा था जिसका नाम था हर्ष। हर्ष के दरबार के कवि थे, और ये एक जो है कश्मीरी ब्राह्मण थे, और इन्होंने जो है वो कश्मीर का इतिहास लिखा है राज तरंगिणी में। और पूछा जाता है कि राज तरंगिणी में कितने तरंग यानी कि कितने अध्याय है? तो 8 अध्याय है, जिनको तरंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 से। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। भारत के अंदर खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? वो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसको 2021 से पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। इसके साथ एक और पुरस्कार है जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह भी खेल से संबंधित है, जो भारत के सबसे बड़े कोच को दिया जाता है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत की मानक समय रेखा है। बात करें देशांतर की, तो थोड़ी देशांतर के बारे में जानकारी दे देता हूं। पृथ्वी के ऊपर टोटल 360 देशांतर खींची गई है। 0 डिग्री देशांतर को और 180 डिग्री देशांतर को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कि 0 डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा बोलते हैं, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, ये भी पूछा जाता है। 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा बोलते हैं, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। टोटल 360 है, यानी कि 1 डिग्री पार करने में हमारी पृथ्वी को कितना समय लगता है? वो 4 मिनट का समय लगता है। और भारत का समय जो है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, और भारत की जो मानक समय रेखा वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे एक व्यक्ति थे जो फिलीपींस जो देश है, जहां एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी फिलीपींस में है, और फिलीपींस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं रेमन मैग्सेसे, और इन्हीं की याद में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें $50,000 की राशि के साथ जो है एक मोमेंटम दिया जाता है। और ये भारत एशिया महाद्वीप का जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। भारत के आज तक जो है 56 लोगों को जो है भारत के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, और वर्तमान में 2023 में रवि कन्नन को जो है वो
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वांग भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो स्वांग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा के कई सारे लोक नृत्य हैं जिनको आप लोग याद रखेंगे, जैसे लूर, गुग्गा, कूद, फाग, या फिर धमाल हो गया, खोडिया। ये सब जो लोक नृत्य है वो हरियाणा के हैं। और हरियाणा की एक प्रसिद्ध कला, भारत के अंदर सबसे फेमस कला भी है जिसका नाम है फुलकारी, वो भी हरियाणा की है। और हरियाणा का जो राष्ट्रीय राज्य पशु है, ये पूछा भी जाता है, राज्य पशु क्या है, वो है काला हिरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की बात करें तो भारत के अंदर टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें हाल ही में यानी कि 2019 में सबसे नया उच्च न्यायालय बना है, वो कहाँ का बना है? वो आंध्र प्रदेश का बना है। और सबसे प्राचीन कहाँ का बना है? वो कलकत्ता का बना है, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम बना था। तो कलकत्ता का जो हाईकोर्ट है वो सबसे पुराना है इनके पश्चिम बंगाल का। इसको फोर्ट विलियम हाईकोर्ट भी बोलते हैं, फोर्ट विलियम हाईकोर्ट। बात करें हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट का जो जज होता है, इनको जो न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति करता है। और साथ ये भी पूछ ले कि हमारे भारत के अंदर आज के समय में जो है टोटल कितने हैं? 1079 यानी कि 1079 उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। बात करें भूटान की, तो भूटान की राजधानी आप लोगों को पता होनी चाहिए थिम्पू, और साथ में नगुल ट्रम भूटान की जो है वो मुद्रा है। भूटान के नेशनल गेम की बात करें तो तीरंदाजी जो है भूटान का नेशनल गेम है, और भूटान जो है वो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला देश बना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जनवरी के सारे दिवस आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 जनवरी को, फिर 4 जनवरी, 9 जनवरी, 12, और फिर आप लोग याद रखेंगे 12 के बाद 15 जनवरी, और फिर 25 और 26, 30। इन जनवरी के दिनों को आप लोग याद रखेंगे। 1 जनवरी को परिवार दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि 9 जनवरी 1950 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती आती है, यानी कि इसको राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को आपको पता है ये मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और साथ 30 जनवरी को जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, यानी कि तब 30 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? हर साल शहीद दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारतीय सरकार या भारत की संविधान मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ और बात ध्यान रखें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? इसको जो है समान अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो है हम लोग चुनाव नहीं करते, समान अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। और इसके अंदर हिस्सा कौन कौन लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, और जो राज्य होते हैं, राज्य की विधायिकाओं के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर हिस्सा लेते हैं। बात करें राष्ट्रपति की जो शपथ लेता है, वो सीजीआई के सामने लेता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके समक्ष लेता है, और अपना इस्तीफा जो होता है, रेजिग्नेशन, वो इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। और संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, ये भी पूछा जाता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन राज्यसभा और लोकसभा का इकट्ठा कौन बुलाता है? तो वो भी राष्ट्रपति बुलाता है, और ये अनुच्छेद 123 के अंदर लिखा हुआ है। मानव शरीर की वो हड्डी जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी से होगा, सॉरी, हायोइड बोन। जो हमारी जीभ जिस हड्डी से लगी हुई है, यानी कि जीभ जो है जिस हड्डी से चिपकी हुई, उसका नाम है हायोइड बोन, और ये अन्य किसी भी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती। 7 हड्डियों के बारे में आप लोग याद रखेंगे तो हमारे मनुष्यों के शरीर के अंदर टोटल 206 हड्डियां होती है, बच्चों के अंदर 300 से भी ज्यादा हड्डियां होती है। हमारी सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा होती है, सबसे लंबी हड्डी जांग की हड्डी होती है, जिसको हम लोग फीमर भी बोलते हैं। फीमर हमारी सबसे बड़ी लंबी हड्डी होती है।
और हमारी सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी, जिसको हम लोग हमने पढ़ा भी स्टेपीज, जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, दांडी अभियान यानी कि दांडी यात्रा जो है वो कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक, यानी कि टोटल 24 दिनों तक ये जो है यात्रा चली थी। और 24 दिनों तक महात्मा गांधी के 80 अनुयायी साथ में थे। महात्मा गांधी और उनके 80 अनुयायी ने टोटल 385 किलोमीटर की यात्रा की। और अहमदाबाद यानी कि उनका जो आश्रम था साबरमती में, साबरमती आश्रम था अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम से दांडी, दांडी जो है वो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर है, और दांडी तक यात्रा की और दांडी में जाकर नमक कानून को तोड़ा था। और इस आंदोलन को हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए 1931 में, यानी कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में जो है एक समझौता होता है, जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ये भी ध्यान रखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, नमक कानून तोड़ा था, और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारत के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्थापना करने वाले थे कौन? ए.ओ. ह्यूम थे। और कई सारे अध्यक्ष बनते गए, यानी कि सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार कौन बना, तो सबसे ज्यादा बार दादा भाई नौरोजी बने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे पहले मुस्लिम भारत कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब। और 1916 वाला ऑप्शन याद रखो कि 1916 में जो है कांग्रेस, उनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो गए थे। उसके साथ आप ये याद रखोगे कि पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला की बात करें कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है या फिर राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के अंदर है। रणथंभौर के साथ राजस्थान के और कौन कौन से? तो राजस्थान का एक सरिस्का है, और कौन सा? मुकुंदरा है, और डेजर्ट नेशनल पार्क है। साथ आप लोग केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क भी ध्यान रखोगे, केवलादेव। और साथ इनके जीवों के नाम याद रखेंगे, इनकी रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा, ये तीनों जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। डेजर्ट डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर जो है वो गोडाउन पक्षी है, गोडाउन जिसको हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, जो राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, वो डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। और केवलादेव जो है वो साइबेरियन क्रेन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहां होती है? ब्राजील के अंदर होती है। ब्राजील साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी कौन सा है? ब्राजील है। अमेजन नदी है, उसका भी सबसे ज्यादा प्रवाह, अमेजन नदी का जो है सबसे ज्यादा प्रवाह ब्राजील के अंदर होता है। ब्राजील का नेशनल गेम आप लोगों को ध्यान रखना है, नेशनल गेम ब्राजील का क्या है? वो है फुटबॉल। और ब्राजील के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो फुटबॉल का सबसे बड़ा जो फीफा वर्ल्ड कप होता है उसको सबसे ज्यादा बार जीता ब्राजील है, यानी कि 5 बार उसने जो है फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, और उनकी मुद्रा जो है ब्राजील की वो है रियाल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक और क्वेश्चन है कि जो फेमस कंपास के घास के मैदान है वो ब्राजील के अंदर है। यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे, थोड़ा जल्दी में पढ़ाया, लेकिन बहुत से क्वेश्चन, यानी कि ऑलमोस्ट 300 से भी ज्यादा इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चंस को कवर किया है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। थोड़ा हो सकता है मैंने जल्दी में बोला होगा, तो आप इसको थोड़ा रुक रुक करके नोट्स बना सकते हैं, ना बनाए तो भी आपकी मर्जी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हमारे वीडियो और हमें भी ऐसी वीडियोस बनाने का जो है मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।